नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं बंधन एक सच्ची प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरकर निकिता उदास निगाहों से सारे प्लेटफार्म को देखने लगी। अमर निकिता की हालत देख करके बहुत ज्यादा दुखी था। वह निकिता को हाथ लगाता तो निकिता धीरे से बिना बात किए उसका हाथ परे कर देती थी। उसकी निगाहें बिना कहे ही बहुत सारी शिकायतें अमर से करती रहती थी। निकिता ने यद्यप अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, पर उसकी निगाहें अमर से लगातार चीख चीख करके कह रही थी कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बाहों में क्यों लिया, मुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें क्यों की, जब मैं तुम्हारी ओर लगातार आकृष्ट हो रही थी तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो ना, तो फिर अपने दोस्त को एक बेसहारे की तरह मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। मेरी जिंदगी अब एक जलता हुआ झोपड़ा बन करके ही रह गई है। निष्ठुर, तुम्हारी चाहत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अमर को अब अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे नारी और पुरुष के बीच के मैत्री में जो एक महीन लाइन है, बारीक सी इस लाइन उसे कभी भी क्रॉस नहीं करना था। उसे निकिता को बार बार छूना नहीं था। ऐसे अल्फाज नहीं बोलने थे जो दोस्ती से आगे निकल करके प्यार तक जाते हैं। उसे अपनी बाहों में दिया समझ करके उसने जकड़ा था। उस रोज सुबह जब निकिता उसके कमरे में उसके ऊपर झुक करके उसे जगा रही थी, तब उसे दोस्ती की हद से आगे जा करके इस तरह के संवाद नहीं बोलने थे, जिससे यह जाहिर होता है कि वह निकिता को बहुत ज्यादा प्यार करता है। निकिता ने उसकी दोस्ती को कब अपनी प्रति असीम प्यार समझ लिया उसे भी पता ही नहीं चला था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर हाथ से छूट चुका था और उसकी परम मित्र निकिता को उसके द्वारा जीवित रहते हुए भी वध हो गया था। निकिता ने एक बार भी अमर से कोई शिकायत नहीं की, ना ही वह हमारे से झगड़ी और ना ही उसने उसके ऊपर कोई दोषारोपण किया। वह तो सिर्फ अपनी तकदीर को ही कोस रही थी कि उसे प्यार का मधुर अमृत मिलते मिलते जुदाई का कड़वा जहर क्यों मिला। सभी लोग बस से भोपाल से गंजबा सौदा के लिए रवाना हो गए। अमर हर पल निकिता के पास ही था, पर निकिता तो जैसे एकदम निर्जीव हो गई थी और इन सब के लिए अमर अपने आप को निश्चित तौर पर दोषी मान रहा था और अत्यंत दुखी था। निकिता उसके पास हो करके भी मानो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई थी। हंसते खिलखिलाते रहने वाली प्यारी सी जादुई गुड़िया अब सिर्फ दर्द की प्रतिमूर्ति बन करके रह गई थी। बसौदा पहुंचने के बाद अमर ने निकिता का सामान उठाया और उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिया। उसे घर छोड़ करके अमर बहुत दुखी मन से अपने घर गया। अमर इस घटना से इतना ज्यादा व्यथित हो गया था कि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसी बेजारी में उसके कदम दिया के घर की ओर उठ गए। दिया के घर पहुंच करके उसने दिया की माँ के पैर छुए और फिर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। अमर की आवाज सुन करके वो तुरंत बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान झलक आई। उसने देखा कि अमर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ उदास बैठा था। उसने आज तक अमर को कभी इतना उदास नहीं देखा था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अमर को इस वक्त उसकी नितांत आवश्यकता है। उसने अमर से कहा, अमर इतने दिनों बाद आए हो, मुझे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। मेरे कमरे में आओ, मुझे यह टॉपिक ठीक से समझा दो। अमर चुप
चुपचाप उसके पीछे उसके कमरे में चला आया। कमरे में आते ही अमर का चेहरा अपने हाथों में लेकर के दिया ने पूछा, मुझे बताओ क्या बात है। निश्चय ही तुम किसी बड़ी उलझन में पड़ गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बेहिचक मुझे सारी बात बताओ। अपने प्यार का सहारा पा करके अमर की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और वह सिसकते हुए अपना सारा किस्सा दिया को सुना दिया। दिया ने सारी घटना जान लेने के बाद अमर के माथे को अपने दोनों हाथों में लेकर के चूम लिया और बोली, अमर निश्चय ही तुमसे अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसे चाह करके भी सुधारा नहीं जा सकता। पर ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वह निकिता को इस असहनीय यंत्रणा से बाहर निकालने में उसकी मदद करें। ध्यान रखना कि तुम निकिता के दोस्त हो, एक सच्चे दोस्त। उसे इस मुसीबत से बाहर निकलने में तुम्हें अवश्य मदद करनी पड़ेगी। इसी बीच दिया की मम्मी चाय लेकर के आ गई। दिया और अमर ने बात बदल दी और पढ़ाई की बातें करने लगे। चाची भी वहीं बैठ गई और बात पढ़ाई से हट करके फिर से दिशाहीन तरीके से चलने लगी। चाय पीने के बाद अमर वापस अपने घर आया। उसके मन में थोड़ी शांति थी और उसे अपने दायित्व का भी बोध हो गया था कि उसने अपने मित्र निकिता को इस दुरूह दुख से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा और हमेशा उसके साथ रह करके एक सच्चे मित्र की तरह उसकी मदद करनी होगी। अगले रोज सुबह से ही अमर कॉलेज की दिनचर्या में व्यस्त हो गया। नहा धो करके और तैयार हो करके समय से पहले ही वह कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। कॉलेज पहुंच करके उसकी निगाहें निकिता को ही खोज रही थी, पर शायद आज पहली बार ऐसा हुआ कि बाकी सब लोग तो कॉलेज गए थे पर निकिता कॉलेज नहीं आई थी। प्रोफेसर दिवाकर का पीरियड शुरू हो चुका था। आज अमर का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके ख्यालों में सिर्फ निकिता ही घूम रही थी। जब उसका मन उसे परेशान करने लगा तो उसे उससे क्लास में नहीं बैठा गया। उसने अपनी क्लास छोड़ दी और बाहर आ गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि निकिता ने कोई भी क्लास मिस करी हो। अमर को स्पष्ट समझ आ रहा था कि यह उसके द्वारा की गई भूल का ही परिणाम है कि निकिता अब अवसाद और विघटन की राह पर चलने पर उतारू हो गई है। अमर कुछ देर तक तो क्लास के बाहर खड़ा रहा, फिर इसके बाद उसका मन नहीं माना और वह पैदल ही निकिता के घर की तरफ चल पड़ा। निकिता के घर पहुंच करके उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। निकिता की माता जी बाहर आई और बोली, कहिए क्या काम है, किससे मिलना है। आज पहली बार अमर उनके घर पर आया था, इसलिए वे उसे पहचानती नहीं थी। अमर ने कहा, माता जी मैं अमर हूँ, निकिता का क्लासमेट। आज निकिता कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ चला आया। उसके सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट के कारण अमर के चर्चे अक्सर निकिता के घर में भी होते रहते थे, इसलिए निकिता की माँ ने उसे पहचान लिया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और निकिता को बुलाने उसके बेडरूम में चली गई। सारी रात जागने से निकिता की आंखें लाल हो रही थी। अस्त व्यस्त कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ निकिता ड्राइंग रूम में चली आई। अमर को देखते ही उसकी आंखों से अनचाहे ही आंसुओं की बूंदें बाहर आकर के उसके गालों पर चली आई। अमर ने बड़े उदार स्वर से निकिता से कहा, निकिता इतने सालों में आज पहली बार तुम क्लास नहीं आई। मैं भी इसलिए क्लास में बैठ नहीं सका और सीधा तुम्हारे घर चला आया। अपने आप को संभालो निकिता और मेरे साथ कॉलेज चलो। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण लाल हो गई। आज निकिता से पहली बार अमर ने हाथ जोड़ करके कुछ मांगा था। निकिता ने सर हिला करके कॉलेज जाने की सहमति दे दी और 10 मिनट में ही निकिता तैयार होकर के बाहर आ गई। तब तक निकिता की माँ अमर को चाय नाश्ता करवा चुकी थी और उससे उनके टूर की और कॉलेज की ढेर सारी बातें करती रही। रास्ते में अमर और निकिता चुपचाप चले जा रहे थे। हिम्मत जुटा करके अमर बोला, निकिता अनजाने में मुझसे जो भूल हो गई उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो। अनजाने में ही सही, पर मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दे दिया, इसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से अश्रुधार
बह चली। अमर ने निकिता की तरफ देखते हुए अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ निकिता, मुझे तुम जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर होगा। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, पर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। निकिता की आंखों से और तेज अश्रुधारा बहने लगी और हिचकियां बंध गई। अमर बोला, मेरे अपराध की शायद यही सजा है कि मैं आज ही बेतवा नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूं। बिलखते हुए निकिता ने अमर के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब चुप भी हो जाओ अमर, यह सजा तुम्हारे लिए होगी या यह कह करके तुम मुझे सबसे बड़ी सजा दे रहे हो। मैं तुम्हें देख करके ही जीवन के शेष दिन गुजार लूंगी। अब कभी अपने आप को सजा देने की बात मत करना। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम साथ में खड़े थे वहीं साथ हो लिए। अमर ने निकिता के हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए उसका माथा चूम लिया। कॉलेज अटेंड करने के बाद अमर निकिता को छोड़ने के लिए उसके घर चला आया और अपनी साइकिल उठाकर बड़े उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में विचार का बवंडर सा उठ रहा था। उसे स्पष्ट समझ आ रहा था कि अब शायद निकिता उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वह पहले कर रही थी। उससे उसकी डिवीजन भी प्रभावित होगी और उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी उलझन में वह दिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। यह आज पहली बार था अमर दिया के कॉलेज जा पहुंचा। तभी दिया के कॉलेज की भी छुट्टी हुई। अपनी क्लास से बाहर निकल करके दिया जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंची, उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उसके सपनों का राजकुमार उसकी राह निहारता हुआ उसके कॉलेज के गेट पर खड़ा था। जैसा कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका प्रेमी उसके सपनों का राजकुमार कॉलेज के गेट पर अपनी पलकें बिछाए उसका इंतजार करता मिले। दिया का यही सपना आज पूरा हो गया था। इसी कारण आज उसकी कामनाएं उम्मीदों के नए पंख लगा करके उसे आकाश में उड़ाए दे रही। अमर ने मुस्कुरा करके दिया का वेलकम किया और बोला, दिया मैं आज पहली बार तुम्हारे कॉलेज तक चला आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूँ। यदि उचित समझो तो मुझे कुछ समय दो। दिया ने कहा, यह तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे यहाँ तक आना बेवजह नहीं हो सकता। चलो आज हम लोग पहली बार बेतवा के तट पर एक साथ घूमेंगे। वहीं पर तुम मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देना, जिसका समाधान हम दोनों मिल करके निश्चित तौर पर ही कर लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। यहाँ से बेतवा नदी ज्यादा दूर भी नहीं है। चलो आज उधर ही चल। कहते हुए दोनों बेतवा नदी की तरफ चल पड़े। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वह बेतवा की बहती हुई धारा के साथ साथ चलने लगे। गहरी सांस लेते हुए अमर ने कहा, निकिता की मानसिक हालत बहुत खराब है। वह आज सारी रात रोती रही, सोई भी नहीं और आज पहली बार वह कॉलेज पढ़ने भी नहीं आई। दिया के चेहरे पर हवा के झोंके से उड़ करके आई हुई लट को संभालते हुए अमर ने कहा, मैं आज उसके घर भी गया था और उसे किसी तरह से मना करके कॉलेज ले आया, पर कॉलेज में भी एक भी लेक्चर उसने ध्यान से नहीं सुना और ना ही कुछ अपनी कॉपी में नोट किया। बस वह एक जिंदा लाश सी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई शून्य में ताकती रही। यदि उसका यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे यही चिंता खाए जा रही है, मैं क्या करूं दिया। प्यार का गम हजारों मौत से भी बदतर होता है। मैं तो यही सोच करके कांप जाती हूँ। कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया होता तो मैं शायद तो मर ही गई होती। यह कहते हुए उसने अपना सर अमर के कंधे पर टिका लिया और अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से अपने पास खींच लिया। दिया, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि निकिता का दुख थोड़ा कम हो जाए और उसका मन एक बार फिर से पढ़ाई में लगने लगे। अन्यथा यह बात पक्की है कि शायद वह पगली इस बार के एग्जाम में अच्छे नंबर ना ला सके। दिया का हाथ थामे अमर बोला, काफी देर तक विचार करने
करने के बाद दिया ने कहा, अमर, निकिता के मन में लगी चोट बहुत गहरी है और ताजी भी है। अभी अगर आप उससे अलग रहोगे और उससे बात नहीं करोगे तो वह और टूट जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसके साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए और उससे मिलते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब वह नॉर्मल हो जाएगी तब आगे का सोचा जाएगा। अमर ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर दिया तुम जानती तो हो घास और आग को एक साथ रखने पर। उसकी बात काटते हुए दिया ने कहा, क्या बात कर रहे हो अमर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम जब मुझसे ही कुछ गलत नहीं कर पाए, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर निकिता से तो कुछ ऐसा वैसा होने का सवाल ही नहीं उठता। कहते हुए दिया ने अमर को उसके गले में बाहें डाल करके अपनी ओर खींच करके उसके होंठों पर चुम्मा लेते हुए कहा, तुम उसके साथ रहो, उसकी मदद करो और यही तुम्हारा टेस्ट भी है कि तुम मुझे प्यार करते हो या सड़क छाप लोगों की तरह किसी भी लड़की के साथ। अमर ने अपने दोनों बाजुओं में कस करके दिया को अपनी छाती से चिपका दिया और बोला, नहीं दिया, तुम मेरा इस तरीके का कोई इम्तिहान मत लो, क्योंकि स्त्री की बाहों में आकर के मनुष्य तो क्या देवताओं का भी ईमान डोल जाता है। अमर, मेरा विश्वास जो तुम पर है वह कभी गलत नहीं हो सकता। निकिता की सहायता करने में यदि तुम उसके पास भी चले गए तो भी मैं जानती हूँ कि मेरा अमर सिर्फ मेरा ही रहेगा, वह किसी और का हो ही नहीं सकता। चलो अब शाम गहराने लगी है, हमें अपने घर की तरफ चलना चाहिए, अमर ने कहा। अब घर जाते समय अमर के दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। अगले दिन अमर समय से पहले ही कॉलेज पहुंच गया। आज भी पहला पीरियड शुरू होने तक कामनी कॉलेज नहीं आई थी। अमर ने क्लास अटेंड करने की जगह कामनी के घर की तरफ की राह पकड़ ली और फिर उसे अपने साथ लेकर के ही कॉलेज आया। अमर, जो कि अमूमन तीसरी लाइन में बैठता था, आज बिल्कुल निकिता के पास ही बैठा और जब निकिता पढ़ाई में अनमनी हो करके नोट्स नहीं ले रही थी, वैसे ही ध्यान रख रहा था जैसे कोई बड़ा अपने बच्चों का ध्यान रखता है। लंच के टाइम में भी अमर निकिता के साथ ही कैंटीन गया और अपने डिब्बे से खाना लेकर के निकिता को अपनी कसम दे करके खाना खिलाया। निकिता, जो आगरा ट्रिप के दौरान अमर के ऊपर अपना पूरा अधिकार समझती थी, अब एक परित्यागा की तरह उससे दूर दूर रही। अमर अपनी तरफ से निकिता को छू भी रहा था और अधिकार के साथ एक दोस्त की हैसियत से आवश्यकता अनुसार उसे हाथ से और कंधों से पकड़ करके अपनापन जता रहा था। 3-4 दिनों के अमर के इन प्रयासों के बाद निकिता धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी। पर कहते हैं कि प्यार का घाव बड़ा गहरा होता है, वह भरने के साथ साथ टीस भी देता रहा। अब एक बात हो रही थी कि निकिता रेगुलरली कॉलेज आने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस दिन भी वह कॉलेज नहीं जाएगी उसी दिन अमर उसे लेने के लिए उसके घर चला आएगा। उस दिन अमर लंच के बाद किसी आवश्यक काम से कॉलेज से बाहर चला गया और वह छुट्टी के समय लौटा। छुट्टी अभी अभी हुई थी। सब लोग क्लास से निकल करके अपने अपने घर की ओर चल पड़े। निकिता क्लास से बाहर निकली और कैंटीन के पास एक पेड़ के नीचे जाकर के उदास सी बैठ गई। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू निकल करके उसके गालों पर लुढ़क आए। अमर ने क्लास में जा करके अपनी किताब उठाई और बाहर आया। उसने देखा सारे बच्चे जा चुके हैं और पेड़ के नीचे निकिता अकेली बैठी सिर झुकाए कुछ सोच रही है। अमर उसके पास आया और उसने निकिता का हाथ पकड़ करके हिलाया। उंगलियों से अपने आंसू पोंछ करके निकिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी उदासी देख करके अमर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने निकिता को अपनी बाहों में भर करके गले से लगा लिया। बेजान लाश की तरह निकिता उसके गले में झूल गई और बोली, मैं क्या करूं अमर, मैं कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अमर मेरा। अमर चुपचाप बिना एक शब्द बोले एक बड़े बुजुर्ग की तरह उसे कंधे से लगाए हुए हाथ से उसकी पीठ थपथपाता रहा। अमर निकिता को लेकर के उसके घर गया। निकिता की मम्मी को और उसके पापा को यह तो समझ में आ रहा था कि निकिता के साथ कुछ तो हो गया है, पर वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि निकिता अमर के प्यार में और उसके रिलेशन में घायल हो गई है। घर जाकर के सीधे किताबों में सर खपाने वाली निकिता आजकल किताब खोलती ही नहीं, अगर खोल भी ले तो बस उसे घूरती रहती है। अमर को निकिता की मम्मी से बातचीत के दौरान इस बात का
पता चल चुका था, उसने दिया से इस बारे में बात की और उससे कहा कि तुम मेरे साथ एक बार आकर के दिया के मम्मी पापा से भी पढ़ाई के संबंध में बात करो। यदि उचित लगे तो कभी कभी हम तीनों भी उनके घर भी पढ़ाई कर सकते हैं। दिया को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले दिन ही वह अमर के साथ दिया के घर पर पहुंच गई। निकिता की मम्मी पापा घर पर ही थे। दिया ने अपना परिचय दिया और अमर ने बताया कि दिया यूनिवर्सिटी की सेकंड पोजीशन विनर है। बिनिता के मम्मी पापा उससे बहुत प्रभावित हुए जब दिया ने यह प्रस्ताव रखा कि कुछ दिन तक हम तीनों लोग आपके घर पर ही प्रतिस्पर्धा करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे हम तीनों लोगों की पढ़ाई अपनी पूर्ण गति पकड़ सके। पढ़ाई से विमुख हो चुकी निकिता के मम्मी पापा को यह ऑफर बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए तुरंत हाँ कर दी। लगभग 3-4 दिन तक दोपहर से रात्रि को 10 बजे तक उन तीनों को एक ही कमरे में प्रतिस्पर्धा के रूप में पढ़ाई होने लगी। प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण निकिता भी पढ़ाई में जुट गई। 4-5 दिनों में ही निकिता के पढ़ने के ढंग में वही पुराना रूटीन लौट आया। इसके बाद दिया और अमर अपने अपने घर पर पढ़ाई करने लगे। दिया, निकिता और अमर अब अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। निकिता के कारण दिया और अमर को एक दूसरे के और पास आने का मौका मिला और उनका प्यार और गहरा होता चला गया। धीरे धीरे दिया और अमर के बीच का संकोच खत्म होता चला गया। अमर कभी कभी दिया के घर पर भी चला जाता था। दिया के मम्मी पापा को अमर के घर पर आने पर कोई ऐतराज था ही नहीं। एक रोज जब अमर के घर पहुंचा तो दिया की मम्मी अपने मायके गई हुई थी और दिया के पापा ऑफिस गए हुए थे। अमर को लेकर के दिया अपने कमरे में चली आई। आज पहली बार ऐसा था जब घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और अमर दिया के पास था। दिया के मन में आज अमर के प्रति बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा था। घर के एकांत ने आज दिया को बहुत ज्यादा बोल्ड कर दिया था। इस कारण बेझिझक दिया अमर के गले में झूल गई। अमर के हाथ अपने आप दिया के बदन के चारों ओर लिपट गए। जैसे ही दिया अपना चेहरा अमर के चेहरे के पास लाई, अमर के ओंठ अपने आप बेखुदी में दिया के ओंठों के ऊपर जाकर के चिपक गए। दिया के हाथ अमर को कस करके अपनी ओर पकड़ करके खींच रहे थे और अमर के हाथ अब दिया के शरीर पर इधर उधर अपनी मंजिल तलाश रहे थे। पहली बार दिया को एहसास हो रहा था जैसे वह आकाश में उड़ रही है। आज उसका उसके शरीर पर और मन पर कोई अख्तियार नहीं था। आज दिया का मन उसे अपना सर्वस्व अमर को समर्पित करने के लिए विवश कर रहा था। दिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी और अमर को बाहों में बांधे धीरे धीरे चल करके वह अपने बिस्तर के करीब आ गई और सारी मर्यादा भूल करके अमर के साथ बिस्तर पर लुढ़क गई। पहली बार अमर ने हाथ दिया के कपड़ों के अंदर जा करके उसके निजी अंगों तक पहुंच गए। उनके शरीर एक दूसरे के साथ एकाकार हुए जा रहे थे। तभी अचानक किचन में बिल्ली ने दूध का भगोना नीचे लुढ़का दिया। इस शोरगुल से अमर अपनी मदहोशी के दौर से बाहर निकला। उसे अब जाकर के एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही अपने अंकल और आंटी के विश्वास का गला घोंटने ही चला जा रहा था। शायद बिल्ली ईश्वर का रूप बन करके आई और उसे विश्वासघात से बचा लिया। दिया अभी अपने शरीर से अलग हो रहे कपड़ों की परवाह किए बिना दोबारा अमर से लिपट गई, पर अमर का मस्तिष्क अब जागृत हो चुका था। उसने दिया को अपनी बाहों में लेकर के प्यार तो बहुत किया, पर उसने एक बार भी दिया के कौमार को छूने का प्रयास तक नहीं किया। दिया का निशब्द मौन आमंत्रण अमर ललचा तो बहुत रहा था, पर अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए वह दोनों प्यार के सागर में अनगिनत अटखेलियां करते हुए भी सुरक्षित किनारे पर आ गए। दिया को अतृप्त शिकायती आंखों का जवाब देते हुए अमर ने कहा, दिया, हमें कुछ चीजें विवाह के बाद के लिए भी बचाकर रखना चाहिए। दिया, यह तो निश्चित है कि मैं हजारों बाधाओं के बाद भी शादी तो
तुमसे ही करूंगा। फिर उसके बाद तो हमें एक होने से ईश्वर भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है अमर, तुम जैसा उचित समझो। मैंने तो अपना सर्वस्व तुम्हें आज अर्पण करने का मन बना ही लिया था। एक बार फिर दिया को अपनी बाहों में ले करके उसके ओंठों पर लंबा चुंबन लेने के बाद अमर अपने घर चला आया। अगले दिन इतवार था। निकिता ने अमर को 2 दिन पहले से ही इतवार को अपने घर आकर के उसके साथ इकोनॉमिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह रखा था। अमर अपने वादे के मुताबिक निकिता के घर 9 बजे ही पहुंच गया था। दोनों ने मिलकर के इकोनॉमिक्स की वह कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लगातार पढ़ाई करते हुए 4 घंटे हो चुके थे। इसी बीच निकिता के मम्मी उन्हें चाय नाश्ता भी करवा चुकी थी। तभी निकिता के पापा निकिता की मम्मी को लेकर के अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल चले गए। उनके इस रिश्तेदार का आज ऑपरेशन होना था। निकिता को अमर के प्यार को ना पा सकने का बहुत गहरा दुख था। एकांत में जब उसका मन पढ़ाई से हट करके अपने दुख पर केंद्रित हो गया और एक उदासी उसके चेहरे पर चढ़ गई, उसकी आंखों से अचानक ही आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। अमर इस अप्रत्याशित परिवर्तन से सकुचा गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा करके निकिता की आंखों से आंसू पोंछ दिए। निकिता ने अमर के हाथ को इतने दिनों बाद आज अपने हाथ में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अमर, आज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं दिया से तुम्हें कमतर नजर आती हूँ। क्या मेरी पढ़ाई, मेरी सुंदरता या मेरा समर्पण ऐसा क्या कम है जो तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाते हो। उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए अमर ने कहा, निकिता, प्यार अंधा होता है। उसे अपनी प्रेसी में ही दुनिया की सारी खुशियां नजर आती हैं। चाहे दुनिया में उससे भी सुंदरतम चीजें पड़ी रहें, स्त्रियां पड़ी रहें, पर प्रेमी को तो अपनी प्रेमिका ही सबसे सुंदर नजर आती है। यही सब मुझे दिया में भी नजर आता है। मैं हृदय से उसे प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी जीवन की सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो, मेरी सर्वश्रेष्ठ सखी हो। प्यार के अलावा मेरा जीवन भी तुम्हें समर्पित है। अमर का हाथ थामे हुए उसकी तरफ कातर निगाहों से देखते हुए निकिता ने कहा, अमर, यदि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो अपनी दोस्ती के नाम पर ही यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे पाओगे? अमर ने कहा, यदि तुम्हें मेरी जान भी चाहिए तो एक बार मांग करके तो देखो। मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए निकिता ने कहा, अमर, आज मैं अपनी स्त्री सुलभ लज्जा त्यागते हुए बेशर्मी की हद तक जाकर के तुमसे सिर्फ एक बार के लिए तुम्हें मांगती हूँ। क्या तुम सिर्फ मुझे एक बार के लिए मुझे पति सुख दे सकोगे? उसकी बात सुन करके अमर हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम क्या कह रही हो निकिता? इसका अर्थ तुम समझती हो? तुम अपने कौमार्य को क्यों मुझे समर्पित करना चाहती हो? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ पति के रूप में नहीं रह सकता। मुझ पर पति रूप में पाने का हक केवल दिया का है। हाँ, मैं यह जानती हूँ और मैं दिया का हक भी नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक बार के लिए तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या यह भी संभव नहीं है? यदि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते थे तो तुमने वादा क्यों किया? कहते हुए निकिता हिचकी भर भर कर रोने लगी। अमर के दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था। उसे लग रहा था कि यदि वह निकिता से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो यह दिया के साथ और निकिता के पेरेंट्स के साथ जिन्होंने उस पर विश्वास किया है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यदि वह निकिता को मना करता है तो निकिता निश्चित तौर पर और टूट जाएगी। शायद वह पढ़ाई की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अमर ने बड़ी बुराई की जगह बड़ी छोटी बुराई को चुनना बेहतर समझा। आज अपने जीवन में पहली बार वह किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रहा था। बेबस अमर के हाथ निकिता के बदन के चारों ओर कस गए। उसने अपने निकिता को
अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे उठा करके पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद वह निकिता के पास आ करके पति की तरह प्यार करता हुआ उसे बाहों में ले करके बिस्तर पर लिटा दिया और अपना वादा पूरा करने के लिए निकिता को अपनी पत्नी की तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। अमर ने निकिता से किया अपना वादा सच्चे मन से पूरा कर दिया था और इस तरीके से निकिता और अमर के बीच पहली बार और आखिरी बार शारीरिक स्थापित हो गए। अमर ने निकिता के घर से जाते हुए अमर को देख करके उससे कहा, मैं अब दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुमने जो यह प्यार मुझे दिया है उसी को मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि समझ करके इन पलों को सोने के पिंजरे में बंद करके रख लूंगी और इन्हीं पलों के साथ अपने जीवन के शेष दिन गुजार लूंगी। अब तुम भले ही मेरे घर भी कभी मत आना और भले ही मुझसे शारीरिक संबंध मत रखना, पर जीवन भर मेरे दोस्त जरूर बने रहना, मेरे लिए यही बहुत है। अमर ने जब से निकिता से शारीरिक संबंध बनाए थे तब से उसके मन में एक अजीब सी हीन भावना घर कर गई थी। उसके जीवन का पहला सहवास उसे थोड़ी खुशी तो दे गया था, पर अपनों को धोखा देने का दुख उसे अंदर तक कचोटे जा रहा था। पढ़ाई करते समय उसका मन भटक करके बार बार निकिता की देह रचना की तरफ चला जाता। कभी कभी उसे दुख लगता कि दिया उसके बारे में क्या सोचेगी। दिया ने तो उसे अपने विश्वास के सहारे ही निकिता की पढ़ाई में मदद करने को कहा था, पर उसने यह क्या कर दिया। उसके मन के चोर ने उसे यह घटनाक्रम दिया को बताने से एकदम मना कर दिया। उसके मन ने कहा, यदि दिया को एक बार भी यह पता चल गया तो शायद तुम्हारे प्यार की इतश्री इसी पॉइंट पर हो जाएगी। 5 दिनों के बाद कॉलेज की बीए फाइनल की परीक्षा की प्रिपरेटरी लीव शुरू हो रही थी। सब लोग परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे। अमर भी अब परीक्षा की तैयारी में सब दुनियादारी भूल करके जी जान से लग गया। इसी बीच मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरियों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला। अमर और निकिता दोनों ने ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान अमर की औपचारिकता मुलाकात दिया से तथा निकिता से मुश्किल से 1-2 बार हुई। 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। लगभग अगले पूरे महीने तक बीए की परीक्षा चलती रही। निकिता और अमर दोनों के ही पेपर काफी अच्छे गए क्योंकि उनकी तैयारियां ढंग से हो गई थी। वार्षिक परीक्षाओं के लिए पढ़ने के बाद भी वे दोनों बिना एक दिन भी बर्बाद किए पीसीएस की तैयारी में लगे रहे। 1 महीने बाद पीसीएस की परीक्षा शुरू हो गई। अमर के पेपर उसकी तैयारी के अनुसार ही गए और ईश्वर की कृपा से उसने लिखित परीक्षा क्वालिफाई भी कर ली। पर झटके झेलती हुई निकिता पूरी कोशिशों के बाद भी यह परीक्षा उत्तीर्ण ना कर सकी। बीए का भी परीक्षा परिणाम आ गया था। अमर के साथ होने वाले इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी ईश्वर की कृपा से और उसकी अच्छी तैयारी के कारण अमर यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पा सका। निकिता की यूनिवर्सिटी में पोजीशन तो नहीं आई, पर 75% अंक लेकर के अमर के साथ कॉलेज में दूसरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली लड़की बन गई। अगले महीने में अमर का इंदौर के पीसीएस ऑफिस में इंटरव्यू हुआ। अपनी बुद्धिमत्ता, सौम्यता और व्यक्तित्व तथा यूनिवर्सिटी के प्रथम पोजीशन के कारण अमर का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए हो गया। जब अमर को रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना नियुक्ति पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना पत्र लेकर के सबसे पहले अपनी मां के पास दौड़ा गया और उन्हें अपनी बाहों में उठा करके खुशी से भर करके बोला, माँ आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हो गया है। अमर की मां को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन के सारे पुण्यों के प्रतिफल आज ही प्राप्त हो गए। आनंद के अतिरिक्त में उसकी मां ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। अमर इसके बाद अपनी नियुक्ति पत्र लेकर के दिया के घर की तरफ लगभग दौड़ता ही चला गया और उसने अपना लिफाफा दिया के हाथों में थमा दिया। दिया ने पूछा, ये क्या लाए हो अमर? अमर ने कहा, तुमने जो मांगा था यह वही है, मैंने आज अपना वादा पूरा कर दिया। दिया ने लिफाफा खोल करके अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ा और लेटर
अपने हाथों में थामे हुए ही वह अमर के गले में झूल गई और ताबड़तोड़ चुंबनों की बौछार उसके चेहरे पर कर दी। आज वह बहुत खुश थी। उसके सारे संकल्पों का प्रतिफल आज प्राप्त हो गया था। अमर को दमोह में ट्रेनी अफसर की पोस्ट दी गई थी। अपनी ज्वाइनिंग करने के बाद जब अमर घर वापस आया तो सबसे पहले वह दिया के घर गया। दिया के पापा ऑफिस से घर लौटे ही थे। अमर ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, पापा जी, मैं अभी दमोह से लौटा हूँ और मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे? बोलो बेटा। पापा जी, आज आपसे आपकी बेटी दिया का हाथ अपने लिए मांगना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी की प्रेरणा से ही मैं आज डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुँच पाया हूँ। अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए प्लीज, उनके पैरों में झुकते हुए अमर ने कहा। यह कैसे संभव है? हम लोग कायस्थ हैं और तुम लोग राजपूत। हम दोनों के समाज इसको कहाँ अनुमति देंगे? हमें अभी अपने समाज में रहना है। नहीं, यह संबंध संभव नहीं है। क्रोध में भरे दिया के पिता ने जोर से चिल्ला करके कहा। दिया और उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी। अमर की आवाज सुन करके दिया अपनी माँ के साथ किचन के दरवाजे से बाहर आ गई। दिया और दिया की मम्मी दोनों ही अमर और सक्सेना जी के बीच होने वाला सारा वार्तालाप सुन चुकी थी। दिया की मम्मी इस प्रस्ताव से अभिभूत थी। अब दिया ने साहस का परिचय दिया और उनके पिता के सामने आकर के अमर का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि जब हमारी अच्छी सर्विस लग जाएगी तब हम आपसे विवाह की अनुमति लेंगे। पापा, हम अमर के बिना नहीं जी पाएंगे। आप इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। दिया की मम्मी भी इस विवाह प्रस्ताव के पक्ष में थी। उन्हें चिराग लेकर के खोजने पर भी अपनी पुत्री के लिए अमर की तरह गुणवान, सुंदर, सुसंस्कृत और इतनी अच्छी नौकरी में लगा लड़का कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए वह भी अपनी बेटी के पक्ष में तन करके खड़ी हो गई। अंततः दिया के पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अमर ने जिद करके अपनी माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना। हालांकि अमर की माँ को अपने समाज का बहुत डर था, पर क्योंकि अभी उनका बेटा डिप्टी कलेक्टर हो गया था और अपनी विवाह की जिद पर कायम था, इसलिए उन्होंने मन मार करके अनिच्छा से ही इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। राजपूत और कायस्थ समाज के अत्यधिक सामाजिक दबाव में उन दोनों पक्षों के पास आर्य समाज में शादी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, पर दोनों अपने निश्चय पर अटल थे और अंततः दोनों परिवारों ने भोपाल में आर्य समाज मंदिर में जाकर के वेदोक्त विधि विधान से दोनों का विवाह बंधन में बांध दिया। अमर डिप्टी कलेक्टर हो गया था, इस कारण दोनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी, पर पीठ पीछे जरूर दोनों की शादी को दोनों समाज के लोग लगातार भत्सना करते रहते थे। दिया और अमर अंतोगत्वा एक हो गए। उन दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अमर को उसकी पोस्टिंग के अनुरूप काफी बड़ा सरकारी आवास मिला हुआ था। दिया अब इस घर के एक छत्र साम्राज्य की स्वामिनी थी। वह जिस रुतबे और मान सम्मान की कामना भी नहीं कर पाई थी, वह उसे अमर के कारण अनायास ही प्राप्त हो गया था। वह अपने घर को सजाने में, संवारने में और अपने सपनों को रंगीन करने में दिन रात एक कर रही थी। उन दोनों के जीवन के सुनहरे पृष्ठ लिखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए रहते थे जैसे दो बदन एक जान हो गए। दिया ने बीए फाइनल के लिए लोकल परीक्षा में एडमिशन ले लिया था। वह कभी कभार कॉलेज जाकर के अपनी पढ़ाई जारी रखे हुई थी। बीए फाइनल परीक्षा पास करते करते दिया गर्भवती हो गई। अमर की इच्छा थी कि उसे दिया की तरह एक सुंदर और उसकी अनुकृति वाली एक लड़की हो जाए, और दिया चाहती थी कि उसकी गोद में अमर की तरह एक प्यारा सा बच्चा खेले। अमर की माँ बसौदा में अपने बेटे के पास दमोह चली आई थी और वहीं दिया का पूरा ध्यान रख रही थी। हंसी खुशी का यह समय पंख लगा करके उड़ता जा रहा था। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में अनंत गहराइयों तक डूबे हुए थे। उनके आनंद का कोई अंत नहीं था।
अमर को सिर्फ दिया ही नजर आती थी और दिया को सिर्फ और सिर्फ अब दिया की पढ़ाई नाम मात्र की ही हो पाती थी और अमर भी उसकी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया था। दिया के पास अब पढ़ाई के लिए वास्तव में समय भी नहीं था। फिर भी दिया काफी अच्छे अंक ला करके कॉलेज में टॉप स्कोरर बन गई, पर वह अपनी यूनिवर्सिटी की पोजीशन ना ला सकी। डिलीवरी का समय आया और सिजेरियन ऑपरेशन से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने आदित्य रख लिया। आदित्य के आने के बाद अब उन दोनों का प्यार मुड़ करके आदित्य पर ही केंद्रित हो गया। अमर जितना प्यार आदित्य को करता था, शायद वह उतना प्यार दिया से कभी भी नहीं कर पाया था। यही हाल दिया का भी था। वह भी अब सारी दुनिया भूल करके अपनी बेटी में खोई रहती थी। यद्यपि दोनों अभी पति पत्नी ही थे, पर दोनों को ही अब अपने संबंधों से ज्यादा अपने माँ बाप होने की जिम्मेदारियों का एहसास था। यही हाल आदित्य की दादी का भी था। उनके जीवन में नई खुशियां आ गई थी और उनका जीवन एक हंसता खिलखिलाता गुलशन बन गया। निकिता ने बीए पास करने के बाद एमए प्रीवियस का फॉर्म भर दिया था। उन दिनों गंज बसौदा के कॉलेज में एमए पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह कॉलेज से बीए तक ही था, अतः उसे प्राइवेट छात्रा के तौर पर ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ा। इसी बीच निकिता के ब्याह की बात चलना शुरू हो चुकी थी। निकिता का परिवार गंज बसौदा के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था तथा निकिता की पढ़ाई लिखाई और उसका रूप रंग उत्कृष्ट होने के कारण उनके घर आने वाले रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। निकिता शादी के हर प्रस्ताव पर नानुकुर करती रही, पर उसके मम्मी पापा की जिद के आगे उसकी एक ना चली और ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित घर के इंजीनियर लड़के से उसकी शादी तय हो। लड़का देखने में बहुत सुंदर और सुशील स्वभाव का व्यक्ति था। नाम था जितेंद्र। उन दिनों निकिता का परिवार एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए सागर गया था। वहीं पर जितेंद्र भी अपने मम्मी पापा के साथ उसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया था। जितेंद्र वर पक्ष की तरफ से आया था और निकिता और उसके मम्मी पापा वधू पक्ष की तरफ से आए थे। निकिता के पापा की खोजी निगाहों ने तुरंत ही जितेंद्र को परख लिया था और उन्होंने निकिता और उसकी मम्मी को कह दिया था कि यदि इस लड़के से विवाह की बात आगे बढ़ती है तो इसमें उन लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। जितेंद्र के मम्मी पापा की निगाहें भी जितेंद्र के लिए एक उपयुक्त लड़की के लिए खोजबीन करती रहती थी। उनकी निगाहों में भी निकिता एकदम से जच रही थी। निकिता जब अपनी कजिन सिस्टर के साथ विवाह मंडप में खड़ी उससे बातें कर रही थी, तभी जितेंद्र की मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है। निकिता ने उन्हें अपने पापा और मम्मी का परिचय दिया। जितेंद्र की मम्मी ने बातों बातों में उसकी पढ़ाई और उसकी रुचि और आगे क्या करना चाहती है इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उन्हें निकिता हर तरीके से अपने बेटे के लिए उपयुक्त नजर आ रही थी। इस कारण बुफे में खाना खाते खाते वह अपनी प्लेट लिए हुए निकिता की मम्मी के पास आ पहुंची और अपने परिवार के बारे में परिचय देते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे जितेंद्र के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। मेरा लड़का ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और मेरे घर का इकलौता चिराग है। यदि आपकी निगाह में उसके लिए कोई उपयुक्त लड़की हो तो बताइएगा। यह सारा ऑफर निकिता की मम्मी के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह था। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, मेरी निगाहों में आपके बेटे के योग्य कुछ रिश्ते तो हैं। उनमें से एक मेरी बेटी निकिता भी है। यदि आपको मेरी बेटी निकिता अच्छी लगती हो तो आपको और दूसरी लड़की देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए, वह हर तरीके से आपके बेटे के लिए उपयुक्त रहेगी। जितेंद्र की मम्मी की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिला उठी। उनके ओंठों पर तसल्ली भरी मुस्कान छा गई। उन्होंने तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
कहाँ है आपकी बेटी, दिखाइए ना। और निकिता की मम्मी उन्हें लेकर के निकिता की ओर चल दी। उन्होंने दूर से ही इशारा करके बताया, वह है हमारी इकलौती बेटी निकिता। यह हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आती रही है और उसकी रुचि काफी परिमार्जित है। जितेंद्र की मम्मी ने कहा, मेरी तो एक लड़की से अभी बात हो रही थी, मुझे तो वह लड़की बहुत ही अच्छी लगी, पर मुझे यह पता नहीं था कि यह आपकी ही बेटी है। यह सुन करके निकिता की मम्मी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई और वह बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र की मम्मी के साथ साये की तरह उनके पीछे लग गई। बातों का यह सिलसिला उन दोनों से चल करके अंततः निकिता और जितेंद्र के पिता लोगों के पास चला आया। बड़े हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में वह दोनों भी इस विवाह प्रस्ताव पर एक मत हो गए। जितेंद्र के पिताजी ने निकिता के पापा से बात करके गंज बसौदा आने का प्लान बनाया। निश्चित दिवस पर जितेंद्र, उसके मम्मी पापा और चाचा चाची गंज बसौदा आ पहुंचे। जितेंद्र और निकिता के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई। अत्यधिक सुंदर, मृदुभाषी, लंबी दुबली पतली तथा शालीन निकिता जितेंद्र को तो उस दिन सागर में अपने दोस्त की शादी के दौरान ही पसंद आ गई थी, पर उससे बातचीत करने के बाद जितेंद्र ने निकिता से शादी करने के लिए एकदम से हाँ कर दी। जितेंद्र को निकिता पसंद थी और समझदार निकिता ने उच्च पद पर नियुक्त सुंदर, सुशील, गौर वर्ण तथा छरहरे शरीर के कुलीन जितेंद्र को देख करके बिना प्रतिकार किए चुपचाप विवाह के लिए हाँ कर दी। अगले ही माह धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। उन दिनों क्योंकि अमर वहां पर था ही नहीं और निकिता ने भी उसे अपने विवाह में बुलाना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि कहीं अमर को देख करके उसके चेहरे पर अतीत की वह परछाइयां ना उभर आएं। उसने अमर को सच्चे हृदय से ही प्यार भी किया था और देहदान भी। अंततः इस विवाह में अमर और उसका परिवार सम्मिलित नहीं हुआ। अमर को निकिता के विवाह की जानकारी लग गई और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया गया। उसके मन में निकिता के इस व्यवहार को लेकर के जरा भी दुख नहीं था। अपनी सबसे प्यारी दोस्त की शादी हो जाने की उसे सच्चे हृदय से बहुत खुशी थी। निकिता अपने अतीत को भुला करके पूर्ण रूप से जितेंद्र को समर्पित हो गई और जितेंद्र भी पूरी तरीके से निकिता के लिए समर्पित हो गया। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा। निकिता की सास ससुर बहुत प्यार करते थे और निकिता भी एक आदर्श बहू की तरह हमेशा अपने सास ससुर का पूरा सम्मान देती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। जितेंद्र के घर आने के बाद निकिता जितेंद्र के कमरे में ही सिमट आती थी। जितेंद्र कभी उसे लेकर के बाजार जाता, कभी छुट्टी के दिन उसके साथ आसपास के दर्शनीय स्थलों पर अपनी कार से पिकनिक के लिए चला जाता। दोनों की जिंदगी में अत्यधिक माधुरी स्पष्ट नजर आती थी। समय अपनी चाल से चलता रहा। खुशी और आनंद के बीच निकिता अंततः गर्भवती हो गई। निकिता की मम्मी पापा और उसके सास ससुर दोनों परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निकिता को अब घर में बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखे जाने लगे। सबको लगता था कि बहुत जल्द इस घर में एक नया वारिस आने वाला है। इसी खुशी में निकिता एक दिन अपने पति के साथ कार से ग्वालियर से अपने पीहर गंज बसौदा की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह दोनों एक दूसरे से अनंत प्यार की अंतहीन बातें करते हुए बसौदा की तरफ चलते गए। जितेंद्र को कार चलाने का बहुत अच्छा अनुभव था, पर अचानक ही रोड पर एक भैंस बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई और उसे बचाने के चक्कर में जितेंद्र की तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के पास के ही एक बबूल के पेड़ से जा टकराई। टक्कर बहुत जोर की थी। कार का स्टीयरिंग व्हील टूट करके एक तरफ जा गिरा और उसका डंडा सीधा जितेंद्र की छाती में जा घुसा और जितेंद्र को बोलने का मौका नहीं मिला। उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। निकिता बहुत तेजी से सामने की तरफ फेंका गई और उसका पैर गाड़ी पिचक जाने के कारण बीच में बुरी तरह से जा फंसा। वह बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। रोड पर जा रहे अन्य वाहनों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। कार के चिथड़ों को काट करके
उसमें से बड़ी मुश्किल से उन दोनों को बाहर निकाला गया। निकिता के पैर का पंजा कट कर अलग हो चुका था और वह बुरी तरीके से घायल थी। जितेंद्र का मृत शरीर तथा घायल निकिता को तुरंत पास के हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जितेंद्र के परिवार को खबर कर दी गई। जितेंद्र के मम्मी पापा दूसरी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने जितेंद्र के परिवार के सदस्यों को बताया कि निकिता के पेट का बच्चा भी मर चुका है और भविष्य में निकिता अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी। जितेंद्र के मम्मी पापा निकिता को ही जितेंद्र की मृत्यु का जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना था कि यदि निकिता ना कहती तो जितेंद्र कभी भी गंज बसौदा की तरफ ना जाता और ना ही उसका रोड एक्सीडेंट हुआ होता। यह सब मात्र निकिता के कहने पर ही हुआ है। इस कारण उनका निकिता की तरफ से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। निकिता के मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच चुके थे। निकिता को भी बीना के अस्पताल से ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया तथा जितेंद्र की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर पहुंचा दिया गया। जितेंद्र के मम्मी पापा का रो रो करके बुरा हाल था। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उन्हें किसी से भी मोह नहीं रह गया था और निकिता को तो वह फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहते थे। जितेंद्र का जब अंतिम संस्कार किया गया तब निकिता अस्पताल के आईसीयू में पड़ी हुई थी। जितेंद्र की तिरहमी के बाद जितेंद्र के पापा ने निकिता के पापा को स्पष्ट बता दिया था कि अब इस घर में उनकी बेटी के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अस्पताल से अपनी बेटी को सीधा अपने घर गंज बसौदा ले जाइए और इस घर में जो भी उसके कपड़े और जेवरात हैं उन्हें आप अभी ले लीजिए। यह कहते हुए जितेंद्र की मां ने निकिता के सारे कपड़े और आभूषण 4 अटैची में भर करके उनके पापा को सौंप दिए। 26 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद जब निकिता अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो वह बैसाखी के सहारे बाहर निकली और अपने मम्मी पापा के साथ गंज बसौदा चली आई। अब निकिता के जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं रह गई थी। उसके चेहरे पर और हाथ पैर में और शरीर में चोटों के गहरे निशान थे और पैर कट जाने के कारण अब वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। गंज बसौदा में आकर के निकिता का लंबे समय तक इलाज चला और निकिता के कटे पंजे की जगह एक नकली पैर लगा दिया गया, जिसकी मदद से अब बस थोड़ा बहुत चलने लगी थी। निकिता ने प्राइवेट छात्रा की तरह एमए की डिग्री पूरी कर ली और वह गंज बसौदा के ही डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स की अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगी। इस तरीके से उसके जीवन में आया सूनापन कुछ हद तक कम हो गया। अब वह अपने छात्रों के साथ मन लगा करके कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी थी और छात्रों में वह लोकप्रिय भी हो गई थी। अमर को नौकरी ज्वाइन किए हुए 2 वर्ष से अधिक हो चुके थे। उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी। अब उसे डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से दमोह से भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। अपना सारा सामान लेकर के अमर भोपाल चले आए। भोपाल में अमर का डिप्टी कलेक्टर के लिए नियत हुआ सरकारी आवास मिल गया। उनकी बेटी आदित्य उन दोनों के जीवन में एक उजाले की तरह थी। अमर की मां वापस गंज बसौदा अपने घर जा चुकी थी। अमर और दिया के दिन सपनों की सुनहरी दुनिया के दिनों की तरह बीत रहे थे। खुशियों पर सवार समय पंख लगा करके उड़ा जा रहा था। रात को अमर ऑफिस से देर से आया था। तब तक दिया अपनी बच्ची आदित्य को सुला चुकी थी। अमर ने आते ही दिया को अपनी बाहों में भर लिया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वह बोला, दिया तुम तो पहले से भी सुंदर हो गई हो और बीच में जो तुम्हारा बदन थोड़ा ज्यादा फैल गया था अब फिर से विवाह के पहले जैसा हो गया है। क्या जादू करती जा रही हो तुम अपने आप पर। अमर की बाहों में पिघलते हुए, चहकते हुए और सिमटते हुए दिया बोली, अमर कुछ दिनों से मुझे हल्के चक्कर से आते हैं और कुछ कमजोरी भी महसूस होती है। इन दिनों में मेरा वजन भी काफी कम हो गया है। अपनी बाहों में लेकर के प्यार करते हुए अमर बोला, जाने मन तुम तो डाइटिंग कर रही हो। अरे ठीक से खाना नहीं खा रही हो। यह सब उसी के कारण है कि तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है। अब खाना ठीक से खाया करो। यह कहते हुए वह
एक दूसरे की काया में एकाकार हो गए। अमर अगले रोज ऑफिस में ही थे कि घर से दिया का फोन आया। अमर, मुझे बहुत तेज उल्टी हो रही है, मुझे तुरंत ही अस्पताल ले चलो। अमर ने सोचा शायद दिया दोबारा से गर्भवती हो गई है। खुशी खुशी वह दिया को लेकर के लेडी डॉक्टर के पास पहुंचा। लेडी डॉक्टर सिंघल ने दिया की जांच करने के बाद अमर को बताया कि दिया गर्भवती नहीं है, उसे संभवतः पेट की कोई बीमारी है जिसका जांच आवश्यक है। कहते हुए उसने 4-5 तरीके के टेस्ट लिख दिए। शाम तक दिया के सारे टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके थे। तीसरे दिन तक सारी रिपोर्ट चली आई। डॉक्टर ने अमर और दिया को अपने क्लिनिक पर बुलाया और दिया को बाहर बैठा करके अमर को अपने चैम्बर में बुला लिया और बताया कि दिया को आंतों का कैंसर है और यह काफी फैल चुका है, 4थी स्टेज में है। अब इसका इलाज संभव नहीं है। ऑपरेशन किया जा सकता है पर उसे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अच्छा यही है कि दिया को घर पर ही रखा जाए और उसे दर्द की गोलियां दी जाती रहें तथा दर्द निवारक इंजेक्शन दिए जाते रहें। अमर के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी हंसी खुशी से भरा सुहाना संसार डगमगाता सा नजर आ रहा था। अमर को लग रहा था कि जैसे अब वह सब कुछ खत्म होने को है। उसकी जिंदगी एक बड़े से भंवर में मझधार में फंस करके रह गई, जहां से किनारे तक जाने का कोई भी उपाय नहीं है। अमर सारी रिपोर्ट्स लेकर के दिया को मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पर भी डॉक्टर ने उसे वही बताया जो भोपाल की लेडी डॉक्टर सिंघल ने बताया था। अमर और दिया की दुनिया अब उजड़ने के कगार पर थी। दिया का तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी और अंतोगत्वा धीरे धीरे चलने फिरने में भी असमर्थ होती गई। दिया को अपनी मौत से भी ज्यादा चिंता थी कि उसकी बेटी आदित्य का क्या होगा, अमर का क्या होगा। उसके मन में ख्याल आता कि उसकी मौत के बाद अमर तो दूसरी शादी कर लेगा, पर उसकी बेटी आदित्य का दूसरी माँ के साथ कैसे क्या होगा, कौन उसे इतने प्यार से रखेगा। यही सोच दिया की आंखों में आंसुओं की लगातार धारा बहती रहती थी। दिया के मम्मी पापा ने दिया को कुछ दिन के लिए अपने पास गंज बसौदा बुला लिया। दिया ने अपने मम्मी पापा को भी अपनी चिंता से अवगत कराया। दिया के मम्मी ने रोते हुए दिया को विश्वास दिलाया कि जब तक वह जिंदा है वे लोग आदित्य का पूरा ध्यान रखेंगे। पर दिया ने कहा, मम्मी पापा आप लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, आप कितने दिन तक दिया का ध्यान रख पाओगे। अंतोगत्वा आदित्य को तो एक दिन बेसहारा होना ही है। यह कह करके वह रोने लगी। दिया के माता पिता को भी आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सब भगवान के हाथों में यह समस्या डाल करके बोले, प्रभु अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि दिया की बच्ची अनाथ ना हो। अमर को जब अपनी सासू माँ से यह बात पता चली कि दिया अपनी बेटी आदित्य के भाग्य को लेकर के बेहद चिंतित है, तो अपने सास ससुर से यह बात जान करके उसने दिया से कहा, दिया मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने सुख के लिए आदित्य को किसी दूसरी स्त्री के भरोसे छोड़ करके उसके भाग्य में मैं विमाता का दुख हमेशा के लिए उसके गले में बांध दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से अब कोई संबंध नहीं रखूंगा, ना ही मैं दूसरा विवाह करूंगा। यह कह करके अमर फूट फूट करके रो दिया। दिया के मन में अमर के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अमर अब विधुर की तरह कैसे जिंदगी अपनी बेटी के साथ काटेगा। अमर का तो दिन भर और लगभग रात को देर रात ऑफिस के काम से बाहर जाना ही होता है। तब आदित्य का क्या होगा, यही चिंता उसे धीरे धीरे मौत की आगोश की तरफ लेती जा रही थी। निकिता को भी दिया का कैंसर के कारण तबीयत खराब होने का पता चला। वह एक रोज कॉलेज से सीधे दिया के घर जा पहुंची। निकिता को सामने देख करके दिया की आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। निकिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, दिया तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। रुधे गले से दिया बोली, बस निकिता अब कुछ दिनों की और बात है, बस हम इस दुनिया में कुछ दिनों के ही मेहमान हैं,
फिर हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमें तो बस एक ही चिंता लगी रहती है कि हमारे जाने के बाद हमारी आदित्य का क्या होगा और हमारे अमर का कौन ध्यान रखेगा। निकिता बोली, दिया ऐसी गंदी बातें नहीं करते, भगवान तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और अपने बच्चे को भी ध्यान रखोगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ दिया बोली, अब तो सब कुछ हाथ से जा चुका है, शेष ही क्या रह गया है निकिता। पूरी आंतें खराब हो चुकी हैं, अब तो खाना भी नहीं खाया जाता। उदास निकिता 1 घंटे तक दिया को दिलासा देती रही और खुद भी रोती रही और अंत में अपने घर को चली गई। अगले दिन अमर और दिया और आदित्य को अपनी कार से अपने साथ भोपाल ले गया। कैंसर धीरे धीरे अजगर की तरह दिया को अपने मुंह में दबोचे मौत की आगोश की तरफ खींचे लिए जा रहा था। दिया ने मन में अब अपनी बेटी को लेकर के और अमर को लेकर के चिंता बहुत ज्यादा गहराती जा रही थी। तभी उसे याद आया कि निकिता भी तो अमर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अमर ने उसे बताया था कि किस तरह से निकिता उसके पीछे किस हद तक दीवानी हो गई थी। निकिता की शादी की बात उसे पता थी। उसे यह भी पता था कि अब निकिता विधवा हो गई है और उसका पैर भी खराब हो चुका है। उसके दिमाग में एक आइडिया कौन था और उसके चेहरे पर तसल्ली की एक मुस्कान उभर आई। उसने तुरंत निकिता को फोन किया और कहा, निकिता क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकती हो? मुझे अपने अंतिम समय में तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या यह खुशी तुम मुझे दे सकती हो? निकिता ने कहा, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं कुछ दिनों तुम्हारे पास ही रहूंगी। या तुम बिल्कुल मत घबराओ। और निकिता ने अपना बैग लिया और शाम की ट्रेन से भोपाल चली आई। निकिता को अपने सामने देख करके दिया का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे बुझता दिया अपने अंतिम समय में तेज रोशनी बिखेर देता है। अपने बिस्तर से उठ करके दिया ने निकिता को अपने गले से लगा लिया और बोली, निकिता मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारा साथ मांगा और तुम मेरी खातिर दौड़ी चली आई। निकिता बोली, तुम्हारी खातिर तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे कैंसर को भी अपने ऊपर ले सकती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो दिया। तभी आया के साथ बाहर गई हुई आदित्य घर वापस आ गई। दिया ने आदित्य को अपनी बाहों में उठाना चाहा, पर उसके हाथों ने जवाब दे दिया। आदित्य के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। निकिता ने तुरंत आगे बढ़ करके आदित्य को अपनी गोद में उठा लिया। आदित्य को निकिता का स्नेह तुरंत अनुभव हुआ और प्यार पा करके वह निकिता के गले लग गई। निकिता उसे अपनी छाती से लगाकर अनायास ही आंखों में आंसू भर करके उसे बहुत तेजी से प्यार करने लगी। निकिता को लगा कि जो बच्चा एक्सीडेंट के समय उसके पेट में था वह आदित्य बन करके आज उसकी गोद में आ गया है। यही प्यार आदित्य को अपनी आत्मा तक अनुभव हुआ और वह निकिता की छाती से एकदम चिपक करके रह गई। रात को लगभग 9 बजे अमर अपने ऑफिस से वापस लौटे और घर में निकिता को दिया के पास देख करके अचकचा गया। निकिता की आत्मा अंदर तक अमर को देख करके हिल गई, पर उसने अमर की तरफ एक सामान्य परिचित की तरह का भाव प्रदर्शित किया। अमर भी अपनी उस भूल को याद कर सकुचा गया था और उसने भी एक सामान्य मित्रता का भाव अपने चेहरे पर प्रकट किया। अमर ने पूछा, कब आई हो निकिता, कैसी हो? तभी दिया ने कहा, मैंने निकिता को फोन करके कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। अब यह कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहेगी। अमर के चेहरे पर अपनी पत्नी के दुख से वेदना भरी मुस्कान उभर आई और उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें छलक उठी। निकिता को अमर के साथ किया हुआ अपना वादा याद था कि एक बार उससे शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह अमर से कोई अपेक्षा नहीं रखेगी। इसी कारण अमर जब तक घर में रहते वह लगातार दिया के साथ ही बनी रहती। यथासंभव वह कभी अकेले में अमर से मिलने की चेष्टा भी नहीं करती थी। वह सामान्य वार्तालाप के अलावा अमर से कभी भी पहले की तरह प्रणय याचना की भावना भी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। निकिता पूरे समय पूर्ण समर्पण के साथ दिया की देखभाल करती रहती थी, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करती थी और इस दौरान यह यथासंभव
आदित्य को हमेशा अपने पास ही रखती थी। वह उसे पागलपन की हद तक प्यार करती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे विधाता ने उसके अपने बच्चे को ही आदित्य के रूप में दोबारा उसकी गोद में डाल दिया था। यही प्यार उसे आदित्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति प्रदान करता था। आदित्य अब आया के पास भी नहीं जाती थी। कभी वह दिया के पास जाती और कभी और दिया की पीड़ा को देख करके फिर लौट करके निकिता की गोद में चली आती। वह बहुत छोटी सी अबोध बालिका ना तो ढंग से बोल पाती थी और ना ही अपनी बात किसी को समझा पाती थी। 6-7 दिनों के अंदर ही अंदर निकिता और आदित्य के बीच प्यार का इतना गहरा संबंध बन गया कि निकिता अब जरा भी इधर उधर होती तो आदित्य रोने लगती थी और मामा मामा करने लगती थी। रात को आदित्य अगर कुनमुना भी जाती तो निकिता एकदम से ऐसे उठ करके बैठ जाती जैसे उसकी खुद की बेटी उसे बुला रही हो और तुरंत उसे गोद में उठा करके बोतल से दूध भर करके उसे पिला करके अपने साथ ही सुला लेती थी। निकिता की भी अब यह हालत हो गई थी कि उसे आदित्य के बिना ढंग से नींद ही नहीं आती थी। यदि आदित्य अभी दिया के पास जा करके सो भी जाती तो निकिता का हाथ नींद में भी अपने बिस्तर पर आदित्य को खोजता रहता। निकिता के वापस जाने का समय आ गया था, पर आदित्य के प्यार का अटूट का बंधन उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने अपनी छुट्टियां 1 हफ्ते के लिए और बढ़वा ली तथा वह 1 हफ्ते तक और दिया के पास ही रही। निकिता के आ जाने के बाद दिया की हालत में थोड़ा सा अस्थायी सुधार नजर आने लगा था। उसकी मुख्य वजह यह थी कि निकिता उसकी बेटी आदित्य की एक सच्ची माँ की तरह, एक सच्ची मौसी की तरह दिलो जान से केयर कर रही थी। इसी कारण उसकी मानसिक चिंता लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक दिन जब निकिता दिया को चोटी बना रही थी तो दिया ने उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने सामने कर लिया और बोली, निकिता, मेरा अंत समय बिल्कुल निकट है। क्या मुझे तुम एक बात सच्ची सच्ची बताओगी? क्या तुम अभी अमर से प्यार करती हो? निकिता को अंदाजा भी नहीं था कि अमर ने उसे दिया को उन दोनों के प्यार के बारे में कुछ बता रखा होगा। वह एकदम झक्कास सकपका गई और बोली, दिया, तुम कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो कि मैं अब केवल जितेंद्र की विधवा हूँ और इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। दिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अमर ने आपके आगरा के पिकनिक से लौटने के बाद मुझे सब कुछ बताया था और मैं जानती हूँ कि आप हमारे अमर को उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। यह सुन करके निकिता दिया को गले से लगाकर मुंह से बना एक शब्द बोले फूट फूट करके रो रही थी। दिया के शक्तिहीन हाथ निकिता के कंधे और पीठ पर उसी तरीके से फिरते रहे जैसे एक माँ अपने बच्चे की पीठ पर हाथ से थपकी देती है। इसके बाद दिया ने निकिता से कहा, निकिता, मैंने ही अमर को तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने को और पढ़ाई करने को भेजा था ताकि तुम अपनी पढ़ाई में पिछड़ ना जाओ और अमर अपने आप को आपकी बर्बादी का दोषी ना समझे। मेरी बात मान करके ही अमर आपके साथ पढ़ाई करता था और आपको सांत्वना भी देता था। क्या कभी तुम्हारा प्यार इससे भी आगे बढ़ पाया? दिया के गले लगी निकिता ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी दिया। मैंने अमर से प्रणय याचना की थी और उससे वादा भी किया था कि यदि मुझे अपना सच्चा दोस्त समझते हो तो केवल एक बार के लिए मुझे पति सुख दे दो। उसके बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारे और दिया के बीच में नहीं आऊंगी। अमर ने उस दिन एक बार के लिए अपनी पत्नी माना और मेरा देह दान स्वीकार कर लिया। उसके बाद से अमर से मेरी प्रेम या प्रणय वाली कोई बात नहीं हुई। यह कहते हुए भी निकिता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी और दिया के हाथ उसकी पीठ की एक सच्ची सहेली या एक सच्ची माँ की तरह सहलाते जा रहे थे। इतने में ही बिस्तर पर सो रही आदित्य जाग गई और सारी बातें भूल करके निकिता ने झपट करके
करके अपनी गोदी में उठा लिया आदित्य को। वह उसके लिए दूध की बोतल लेने चली गई। आज दिया के चेहरे पर शांति का भाव था। आज वह एकदम बेफिक्र हो गई थी। अब उसे ना तो मौत का भय लग रहा था और ना ही अमर और आदित्य की चिंता। उसी शाम उसने फोन करके अपने मम्मी पापा तथा अपनी सासू माँ को भोपाल आने के लिए कहा और बताया कि उसकी तबीयत में अब सुधार है, इसलिए उसका उन सबसे मिलने का मन कर रहा है। अगले दिन उसके मम्मी पापा और सासू माँ तीनों लोग भोपाल आ गए। अपनी बेटी का प्रसन्न चेहरा देख करके उन तीनों के हृदय खिल। दिया बोली, माँ आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारा दिन हंसी खुशी में बीत गया। शाम को जब अमर दिया के कमरे में आए तो दिया ने कहा, अमर तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अमर बोला, अपनी जान से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। लेकिन यह तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं अमर, यह बात नहीं है। मैं यह इसलिए पूछ रही हूँ कि तुमने निकिता की दोस्ती की खातिर उसके साथ जो किया, इतनी सी बात तुमने मुझसे कैसे छुपा ली? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? अरे पागल, मैंने ही तो तुम्हें निकिता के पास भेजा था। तुम तो सिर्फ मेरा प्यार हो। अमर ने रोते हुए कहा, दिया मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे इस घटना के कारण ठुकरा ना दो, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। तुम्हें इस घटना के बारे में कैसे पता चला? दिया बोली, निकिता मेरी सहेली है और मेरी बहन भी, मुझे पता क्यों नहीं चलेगा? तभी निकिता आदित्य को बाग से खिला करके लौटी और अमर को दिया के पास देख करके वापस जाने लगी। दिया ने आवाज लगा करके निकिता को अपने पास बुला लिया और उसे अपने गले से लगा करके बैठ गई। रात को दिया ने अपने मम्मी पापा और सासू माँ को अपने कमरे में बुलाया और बोली, मैं आज आप तीनों से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी अंतिम समय अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अमर से निकिता का विवाह करवा दीजिएगा। लेकिन निकिता तो एक पैर से अपंग है और विधवा भी। क्या अमर को यह स्वीकार भी होगा? आप अमर की चिंता ना करें, अमर वही करेंगे जो मैं कहूँगी। मैं तो सिर्फ आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह निकिता ही है जो मेरी आदित्य की चिंता करती है और अमर का भी ध्यान रख सकती है। डिप्टी कलेक्टर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया की कोई भी लड़की मेरे जाने के बाद निकिता का स्थान कैसे ले सकेगी? इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद निकिता को इस घर की बहू और पापा आप उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लेना। बस यही मेरी आप सब लोगों से अंतिम आरजू है। यह कहते हुए उसके साथ ही उसकी सांसें फूलने लगी और हाथ पैर में ऐंठने लगे। दिया के मम्मी पापा ने तुरंत फोन करके अमर को ऑफिस से बुला लिया और वह सभी लोग दिया को लेकर के अस्पताल पहुंचे। दिया को डॉक्टर ने इंजेक्शन दवाई दी तथा अमर को बता दिया कि दिया मुश्किल से 2-3 दिन की मेहमान है। दिया ने अमर से कहा, अमर मेरे जाने के बाद चुपचाप निकिता से विवाह कर लेना। यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है और यही शायद मेरा अपने पति के लिए अंतिम आदेश भी है। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को मान रखोगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अमर ने उन आंसुओं को अपने ओंठों से सोख लिया और बोला, अगर तुम मुझे अपने साथ जाने के लिए भी कहती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। तुम्हारे एक एक शब्द का पालन होगा। विश्वास रखो दिया, मैं आदित्य को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। प्रतिदिन के इंजेक्शन का असर दिया पर हो रहा था। नींद में वह रात्रि को हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। प्रतिदिन के इंजेक्शन का असर दिया पर हो रहा था। नींद में ही वह रात्रि को हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। दिया की अंतिम इच्छा के अनुसार दिया के मम्मी पापा और अमर की मां ने निकिता के मम्मी पापा को बुला करके अपनी झोली फैला करके उनसे अमर के लिए निकिता का हाथ मांगा और निकिता के मम्मी पापा ने सहर्ष इस विवाह की अनुमति दे दी। इस घटना को लगभग 1 माह बीत चुका है। निकिता अब
विवाह के बाद अमर के साथ है और आदित्य के चेहरे पर थोड़ी सी भी रुलाई आने पर वह पहले रोने लगती है। वह अमर से भी ज्यादा आदित्य का ध्यान रखती है। निकिता को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है, पर आज वह सचमुच में आदित्य की माँ बन गई है। माँ बेटी के इसी प्यार पर अमर दिलो जान से फिदा है। अमर के शयन कक्ष में अब भी दिया का बड़ा सा फोटो टंगा है, जो अमर दिया निकिता और आदित्य के एक प्राण होने का संकेत देता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।